Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will discuss about Bohr atomic model. Bohr atomic model क्या है? इससे पहले थोड़े बहुत रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, इसकी जो डिफेक्ट्स थे इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी कोई क्या डिफेक्ट्स थी जो कि बोहर को ज़रूरत पड़ी ताकि वो अपनी क्या कर ले, एटॉमिक मॉडल पेश कर ले। इसका मतलब यही कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, मतलब शॉर्टकमिंग्स थी। तो लिहाजा बोहर 1913 में एक अदर साइंटिस्ट आया और इसने क्या किया, जो रदरफोर्ड की 1911 में एटॉमिक मॉडल पेश किया था इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे और इस ड्रॉबैक्स रिमूव करने की कोशिश की। तो लिहाजा थोड़े बहुत रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थे इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर जो बोहर एटॉमिक मॉडल हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो ड्रॉबैक्स है इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर जो बोहर ने जो करेक्शन किया है वो इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो लिहाजा बोहर की जो मेन क्या हैं इसकी ड्रॉबैक्स थे। तो लिहाजा आप A.S साइंस एकेडमी देख रहे हैं और आज की जो यूनिट है यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे वो पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम क्या किया, रदरफोर्ड ने जो फर्स्ट टाइम स्टडी किया एटम, इसने कहा कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ का होता है और इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज यहाँ पर प्रोटॉन इस पर पॉजिटिव चार्ज हैं। तो लिहाजा इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है, इस न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ इस पर एक अदर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक है कोलम्बिक फोर्स, F कोलम्बिक फोर्स, और एक आउटवर्ड की तरफ जो इस पर फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, F सेंट्रीफ्यूगल। इन दो फोर्स की वजह से ये जब दो फोर्सेस बैलेंस कर ले तो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ पर मजबूर हो जाती हैं, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी पर मजबूर हो जाती हैं कि हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये इस तरह ये इलेक्ट्रॉन सर्कल पे मजबूर करते हैं। तो लिहाजा इसने एटम्स के बारे में एक ढांचा पेश किया कि भाई सेंट्रल डेंस पोर्शन, इसको न्यूक्लियस कहा, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसको शेल्स का नाम दिया। और दूसरी बात यह है कि इसने कहा कि साइज़ ऑफ एटम जो हैं, साइज़ ऑफ एटम्स के बारे में क्या इसने कहा कि टेन की पावर क्या है, -8 सेंटीमीटर, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 8 नहीं है। और साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या है, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस टेन की पावर -13 सेंटीमीटर है। तकरीबन कई लाख साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ द एटम। और दूसरी बात ये इसने कहा कि भाई अगर हम क्या कर ले, ये न्यूक्लियस जो है इसका साइज़ फुटबॉल इतना ले ले तो एटम का साइज़ कितना होना चाहिए, 5 माइल्स। लेट्स सपोज अगर न्यूक्लियस की साइज़ फुटबॉल जितना हो जाए तो साइज़ ऑफ द एटम विल बी 5 माइल्स तक हो जाएगी, इतनी बड़ी है मतलब न्यूक्लियस से एटम की साइज़। लेकिन इसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी ये थी कि इसने क्या नहीं किया, इसलिए वो जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसने एटम की स्टेबिलिटी को जो डिफाइन नहीं किया, मतलब सही एक्सप्लेन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो
ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, चूँकि ये चार्ज बॉडी हैं और ये जो चार्ज बॉडी घूम रही हैं कंटिन्यूसली, तो ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्या कह रहा है कि जब चार्ज बॉडी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये जो चार्ज बॉडी पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज है कि नहीं है, ये क्या है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो क्लासिकल थ्योरी है कि चार्ज पार्टिकल हो और ये क्या है, एक्सेलरेटेड भी हो, तो ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट पर या रिवोल्यूशन पर ये क्या कर रहा है, ये एमिट एनर्जी या रेडिएट एमिट एनर्जी, ये क्या कर रहा है, एमिट एनर्जी। तो लिहाजा ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कहती हैं, क्लासिकल थ्योरी क्या चीज़ है, ये ओल्ड कंसेप्ट है, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, एक पुराने साइंटिस्ट की एक थ्योरी है, ये कह रही है कि जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है और ये मुसलसल घूम रहा है, तो घूमने से क्या हो रहा है, ऐसे एनर्जी रेडिएट होती है, और जब इससे एनर्जी रेडिएट होती हैं तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ये इस तरह ये न्यूक्लियस हैं और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसकी जो एनर्जी रेडिएट होती है, इसकी एनर्जी में कमी आती है, तो चाहिए कि ये फाइनली क्या हो जाए, न्यूक्लियस को हिट कर ले, लेकिन ये इस तरह नहीं है, ये न्यूक्लियस को हिट नहीं करता। तो लिहाजा अगर इसकी ये बात पॉसिबल करेक्ट होती तो इलेक्ट्रॉन ज़रब 10⁻⁸ सेकंड्स में ये न्यूक्लियस हिट कर सकता है, तो लिहाजा एटम तबाह हो जाएगी, यहाँ पर ये जो एटम तबाह हो जाए तो लिहाजा ये दुनिया फिर इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये हिट क्यों नहीं करता, ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो थ्योरी वाला थे, ये इसकी जो थ्योरी थी ये प्रूफ नहीं कर सकता था, तो लिहाजा इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि ये थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी ये पॉइंट गलत थी। दूसरी जो बात है, सेकंड जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द discrete atomic spectrum. He cannot explain the discrete atomic spectrum. He cannot explain इससे क्या मतलब है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है, इसके बारे में थोड़े बहुत जानते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन की गैस है, ये हमने लेंगे और इसको हमने हीट किया। जब साइंटिस्ट ने हीट किया, एट दैट टाइम इसको हीट किया, तो हीट होने से जब इसकी जो इमिशन है, इस हीट होने से एटम की क्या होती है, लेट्स सपोज ये गैस की एटम है, तो ये क्या होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, ये लेट्स सपोज एटम है और इसमें मुख्तलिफ शेल्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो हीट होने से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने से ये क्या होती हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक चला जाएगी और दूसरी इससे यहाँ से यहाँ तक ये चल सकती हैं। तो लिहाजा ये जो एक्साइटेड एटम है, फिर यहाँ पर इसकी जो ग्राफ साइंटिस्ट ने ड्रा किया, इसकी जो इमिशन है,
किस तरह, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये लिहाजा इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और ये जब आते हैं वापस यही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो लिहाजा ये जो डी एक्साइटेशन की जो ग्राफ है, ये जो एनर्जी रिलीज़ करती है, ये जो इमेट करती है ये एटम्स, ये किस तरह इमेट करती है, बिल्कुल इस डिस्क्रीट पैकेट्स में। डिस्क्रीट पैकेट्स के क्या मुराद हैं, लेट्स सपोज ये वेवलेंथ 5 नैनोमीटर की है, ये वाला क्या है, ये वाला 10 है, ये वाला क्या है, ये वाला 11 है, ये वाला क्या है, ये वाला 15 है। तो दरमियान की जो वेवलेंथ है यहाँ पर करोड़ों की वेवलेंथ है, ये गायब थी। जब बोहर से ये पूछा गया कि भाई ये दरमियान की जो वेवलेंथ है ये क्यों गायब है, एक स्पेसिफ़िक रेंज की जो वेवलेंथ है, एक स्पेसिफ़िक वेवलेंथ या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है ये क्यों इमिट हो रही हैं और बाकी गायब हैं। लेकिन आपके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मुसलसल, ये तो बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह ग्राफ होना चाहिए, बिल्कुल इसमें ये लाइंस वगैरह नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस एक बेंड देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलसल आप कह रहे हैं कि ये घूम रही हैं, तो मुसलसल घूमने से जो एनर्जी रेडिएट करती है जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इससे एनर्जी रेडिएट होगा, और इसका जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस आना चाहिए, मतलब इसमें गैप नहीं होना चाहिए, मतलब करोड़ों की वेवलेंथ्स होना चाहिए, एक स्पेसिफिक रेंज की वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि यही जो गैस है इस पर क्या किया, ये जो गैस है इस गैस पर वुचो इस पर वाइट लाइट गुजारा, वाइट लाइट। जब वाइट लाइट गुजारा तो वाइट लाइट होने से क्या होता है, ये वुचो क्या करती हैं, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, ये जो एटम है यहाँ पर बच्चे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले जा सके। अगर ये एनर्जी कम हो यहाँ से यहाँ तक लेके आती है तो वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं करता, तो एक स्पेसिफिक रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो वाइट लाइट इस पर शाइन किया इस गैसेस पर, तो गैसेस वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जो ये इसके एक्साइटेशन के लिए बिल्कुल काफ़ी है। तो लिहाजा एक स्पेसिफिक रेंज की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी इस बीम ऑफ लाइट से, क्योंकि वाइट लाइट वेब GR VIB वेब GYOR, ये 7 लाइट की अमीबा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वाइट लाइट में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के रेंज की फ्रीक्वेंसी और कलर्स हैं, तो लिहाजा ये स्पेसिफिक रेजेस क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, सारे क्यों एब्जॉर्ब नहीं करते। इसकी जो ग्राफ है और यहाँ पर जो साइंटिस्ट ने ड्रा किया, तो यहाँ पर सारा जो बैकग्राउंड था बिल्कुल वाइट था, और एक ख़ास जगहों पर क्या था, ब्लैक था। इसका क्या मतलब है कि इस ख़ास जगहों पर ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये लाइट वाइट है, इस लिहाजा इस फोटोग्राफिक प्लेट को वाइट होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए, लेकिन इस थोड़े जगहों पर क्यों ये ब्लैक है, लिहाजा इसने इसका आंसर नहीं दिया। बाद में ये बोहर ने एक्सप्लेन किया, ये जो एमिशन जो स्पेक्ट्रम था और ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, ये बैंड या डिस्क्रीट क्यों आती हैं, तो लिहाजा इसका जो आंसर है उन्होंने नहीं दिया। तो फिर बाद में बोहर में ने ये एक्सप्लेनेशन दिया, और बोहर ने जो ये एक्सप्लेनेशन भी दिया और बाकायदा तौर पर एटम्स की जो रेडियस थी, इसकी जो एनर्जी थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें की कैलकुलेशन भी की। तो वहाँ पर आज हम बोहर की वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो लिहाजा ये मिटाते हैं, ये नोट कर लें अगर कोई नोट करना चाहता। तो बाद में जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बची जो ड्रॉबैक्स थे या शॉर्टकमिंग्स थे, तो बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसकी जो बोहर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मॉडिफिकेशन की, मतलब इसको थोड़े बहुत एडवांस किया,
तो बोहर एटॉमिक मॉडल की मेन पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं कि इसकी जो मेन पोस्टुलेट्स हैं ये क्या हैं, वन वन की एक्सप्लेनेशन की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी जो पोस्टुलेट है ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व्स ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। These orbits have fixed energy and these are called energy level or stationary state। इसने क्या कहा, लेट्स सपोज ये एटम है और इसकी क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो इसने क्या कहा, जो कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक स्टेबल या स्टेशनरी भी इसको कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी का मतलब ये है कि किसी चीज़ की जब एनर्जी कांस्टेंट हो तो इसका मतलब ये कहते हैं स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो लिहाजा इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रही हैं, इसने कहा क्या कहा, इसको इसने ऑर्बिट कहा या एनर्जी लेवल या शेल या स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट। ऑर्बिट इसने इसको कहा, एनर्जी लेवल या शेल या स्टेशनरी स्टेट। इसकी एनर्जी क्या होगी, वो जो कांस्टेंट होगी। इसकी जो एनर्जी हैं, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकते हैं करती हैं एक ऐसे ऑर्बिट में जिसकी क्या है, जिसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर एक स्पेसिफिक एरियाज में घूम सकती हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ये हर जगह घूम सकती हैं। जिस तरह कि ये यहाँ पर घूम सकती है, यहाँ पर घूम सकती है, यहाँ पर घूम सकती है, इसके जो दरमियान वाला एरिया है यहाँ पे नहीं घूम सकती। तो इसने कहा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का जो लफ्ज़ है इसने इस्तेमाल किया फर्स्ट टाइम पर। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन द सेम शेल। लेट्स सपोज ये जो शेल है, यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन घूम रही हैं, इसकी जो एनर्जी है क्या होगी, इसी शेल की एनर्जी के मुताबिक होगी। इसकी जो जितनी एनर्जी है इस शेल की, इस इलेक्ट्रॉन की भी इतनी एनर्जी होगी। जिस तरह के बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में के लिए ये एनर्जी, फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है ये कितनी है, 0.13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। सेकंड जो शेल है इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी सेकंड शेल ये क्या है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इस तरह जो थर्ड जो एनर्जी है इसकी ये कितना है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इतनी एनर्जी होगी, अगर यहाँ पर है इसके साथ इतनी एनर्जी होगी, अगर यहाँ पर है इसके साथ इतनी एनर्जी होगी। देख ले, इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन द सेम शेल। जिस शेल में ये घूम रहा है इसमें क्या होगी, वो जो इसकी एनर्जी भी इसकी इतनी होगी। थर्ड जो है, वाली रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट और रेडिएट एनर्जी एनी रेडिएशन। और ये भी कहा कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक शेल में घूम रहा है जिस तरह के ये हैं, तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ये रेडिएशन खारिज नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है, थ्योरी इसने क्या कहा कि जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला कहते हैं कि जो चार्ज बॉडी है और ये घूम रही हैं तो इसकी ये एनर्जी इमिट करती हैं और इसकी एनर्जी में डिक्रीज़ आती है। तो ये इसने कहा कि बस ये जो क्लासिकल थ्योरी है, तो इसने कहा कि बस ये जो पुराने सोच है ये भूल जाए, ये एटम पे अप्लाई नहीं होता, ये 100% एटम पर एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा अगर कोई एटम इस फ्लोर में रहना चाहता है तो इसके साथ वही पैसे होगा, अगर ता क़यामत तक अगर इस फ्लोर में ये रहना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इतनी
पैसे होगी, इतनी पैसे होगी। अगर यहाँ पर रहना चाहते तो इसके साथ इतनी पैसे होगी। मतलब इसकी एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगी, मतलब इसकी एनर्जी फिक्स होगी इस सर्कुलर ऑर्बिट में। थर्ड जो हैं, फोर्थ जो हैं, इफ़ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। दूसरी बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन खुद क्या कर ले, एनर्जी या एब्जॉर्ब कर ले या एनर्जी रेडिएट कर ले, तो तब ये मूव कर सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसने क्या किया, इसने बाहर से एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस ये एनर्जी रेडिएट कर ले तो ये वापस यहाँ से यहाँ जाएगी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, और ये ही अमाउंट, जितनी अमाउंट इसने एब्जॉर्ब किया था, एनर्जी एब्जॉर्ब, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करती है, एनर्जी इमिट करती हैं। तो मतलब किसी शेल से इलेक्ट्रॉन ऊपर आती हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर ले तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऊपर नहीं जा सकता। और ये अगर ये ऊपर चला गया ये इलेक्ट्रॉन और ये एनर्जी रिलीज़ न कर ले तो तब तक ये नीचे नहीं जा सकता। मतलब इसको ज़रूरी है कि ये एनर्जी रिलीज़ कर ले और ये वापस यहाँ पर चला जाए। तो इसने जो फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ऊपर जाते हैं, मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ आते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। अगर ये एनर्जी रेडिएट कर ले तो ये न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। दूसरी बात ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसने क्या कहा कि इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2 पाई। h/2 पाई क्या है, h प्लांक कांस्टेंट है और 2 और पाई भी कांस्टेंट है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ h/2 पाई। ऐसे ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ये MVR क्या चीज़ है, ये एंगुलर मोमेंट है। विच ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर और यहाँ पर ये एन क्या है, ये इंटीगर हैं या इंटीजर्स, इंटीजर। ये क्या है 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, ये इंटीजर्स हैं। और बेसिकली ये क्या हैं, ये शेल्स रिप्रेजेंट करती है, शेल KLMN। तो लिहाजा ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो क्या होगी, या तो 1h/2 पाई होगी, या 2h/2 पाई होगी, या 3h/2 पाई होगी, या 4h/2 पाई होगी। तब इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम शो करेगी एट दैट स्पेसिफिक शेल या ऑर्बिट। अगर लेट सपोज किसी मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम है, इसकी जो वैल्यू है ये वो आ गया 1.5h/2 पाई, तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम शो नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है, ये थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम लेट सपोज बच्चे क्या है, ये प्रोटॉन है किसी शेल में, और ये क्या है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा बोहर ने क्या किया, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो रिवोल्यूशन है, इसकी एक ख़ास मोमेंटम होगी PM मोमेंटम। इसकी जो मोमेंटम है ये mv की बराबर है, और ये जो क्या है, ये R है, इसकी रेडियस है। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन है
मोमेंटम इस चीज़ की बराबर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चूँकि गोल सर्कल में घूम रहा है, और हमें पता है जो बॉडी सर्कल में घूम रही है इसकी जो मोमेंटम है इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ की बराबर है, ये एंगुलर मोमेंटम हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस चीज़ का बराबर है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या है, रेडियस एंड मोमेंटम, लीनियर जो मोमेंटम है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ रेडियस, दिस रेडियस एंड क्रॉस एम वी, रेडियस और वेलोसिटी की क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, यहाँ पर जो फोर्सेस लगती हैं, यहाँ पर क्या है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन घूम रही हैं, और ये क्या है, यहाँ पर कोलम्बिक फोर्स लग रही हैं। कोलम्बिक जो फोर्स है इसके जो दरमियान वाला जो वेलोसिटी है और इसकी जो रेडियस है, इसमें जो एंगल बन रही हैं इस इलेक्ट्रॉन की, ये sin 90 बन रही हैं। और जब यहाँ पर हम sin 90 क्या कर लें, sin 90 को पुट कर ले तो sin 90 किस चीज़ के बराबर है, आर एम वी sin 90, चूँकि 1 की बराबर है तो लिहाजा एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन क्या है, आर एम वी है, आर एम वी है। और ये किस चीज़ की बराबर है, ये आर एम या एम वी आर हमारे पास क्या बराबर है, h/2 पाई क्रॉस n, ये इस चीज़ के बराबर है। तो अगर कोई पूछ लें आपसे कि भाई ये प्रूफ कर लें, ये किस तरह प्रूफ हो सकती है, बाकायदा तौर पर ये जो डेरिवेशन है ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसकी बाकायदा तौर पर क्या है, प्रूफ हैं। तो लेट्स आइए इसकी जो जितने भी जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, जो मेन पॉइंट्स हैं, अब ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह ये जो रिलेशन है ये किस तरह आया है। बाज़ लोगों के जहन में सवाल उठते हैं कि भाई इसको प्रूफ कर लें, या किसी को प्रूफ नहीं आता, अगर किसी को प्रूफ आता है तो आगे कर ले, और अगर प्रूफ नहीं आता तो देख लें, इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा, जो 4 पॉइंट है वो बोहर की 4 पॉइंट वाला है। बोहर की जो 4 पॉइंट है ये क्या कहते हैं कि एंगुलर एम वी आर मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है, इन h/2 पाई। तो इसकी प्रूफ करते हैं। एनर्जी ऑफ जो प्रोटॉन है वो जो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्रूफ करते हैं। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चे, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी इस के साथ, इस रिलेशन पर इसके साथ क्या है, रिलेटेड हैं। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन। और ये क्या है, ये h कांस्टेंट है, ये एक इक्वेशन है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट को हटाए तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इज इक्वल टू c/लैम्डा। तो लिहाजा इस v की जगह हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी की इक्वेशन में h × c/लैम्डा ये पुट कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन 2 आ गया। और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है वो जो रिलेटेड विद द मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज related with the mass and speed of proton is ये किस तरह रिलेटेड है, E इज इक्वल टू mc²। ये क्या है, ये जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, तो ये क्या है, ये 3rd नंबर हो गया। तो लिहाजा ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो E इसको E डैश करते हैं तो E डैश इज इक्वल टू E।
तो लिहाजा ई डैश क्या चीज़ किस चीज़ की बराबर है, एच सी बाई लेमडा की बराबर है कि नहीं है, और ये किस चीज़ की बराबर है, एम सी स्क्वायर के बराबर है। ये भी सी है, ये भी सी है, ये कट हो गया है। ये एच है बटा लेमडा इज इक्वल टू एम सी। तो लिहाजा ये क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये लेमडा है और ये एम सी है। दूसरी बात ये है कि फ्रॉम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, यहाँ पर जो वेवलेंथ है किस चीज़ के बराबर हो गया, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो जो वेवलेंथ है इस चीज़ की बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू क्रॉस एम सी इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से ये हम हटाते हैं, हमें लेमडा की ज़रूरत है, तो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर भी हम डिवाइड कर लें, यहाँ पे ख़त्म। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम सी। तो ये इक्वेशन 4 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये एक शेल न्यूक्लियस है और इसकी जो इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रही हैं ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वेव की तरह नेचर शो करती हैं, डी ब्रोगली कहते हैं, वेव की तरह नेचर शो करते हैं। तो ये एक सरकमफेरेंस है कि नहीं है। तो लेट्स सपोज ये इसकी जो मिसाल है हम इस तरह लेते हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स बनाती है, ये वायर है और हम ये यहाँ से पकड़ लिया और इसको जर्किंग किया, तो इस तरह इसमें स्टैंडिंग वेव्स पैदा हो जाएगी कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू एन लेमडा की बराबर हो गया कि नहीं। तो ये लेंथ और ये लेंथ में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ये स्ट्रेट फॉर्म में है और ये जो है सर्कुलर है। तो लिहाजा ये जो लेंथ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, हम इसको क्या किस चीज़ पे, या सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। तो सरकमफेरेंस ऑफ द एटम 2 पाई आर के बराबर हो गया कि नहीं। एटम जिस तरह की ये वायर में जो वेव बनती है, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी वेव बना रही हैं, ये जो यहाँ पर मूवमेंट करती हैं, ये अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली वेव जो इक्वेशन है। तो लिहाजा ये एल हमारे पास इसकी किस चीज़ की बराबर हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है ये 2 पाई आर की बराबर है इस एटम की, जिस तरह की ये इसकी जो लेंथ है ये एल की बराबर है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एन लेमडा इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एन हम हटाते हैं और लेमडा सिर्फ लिखते हैं। तो 2 पाई आर बाई एन, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 5 हो गया। चूँकि अगर ये इक्वेशन हम क्या कर ले, ये इक्वेशन जो है बच्चों यहाँ पर मैं लिख लूँ, ये लेमडा वाला एम एच बाई एम सी। तो सी स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम ये किस चीज़ के लिए मॉडिफाई कर ले, फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ यू मॉडिफाइड इट फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो लेमडा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन के लिए हमने मॉडिफाइड किया, ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है। तो लिहाजा कंपेयर ये भी लेमडा है और ये भी लेमडा है, तो कंपेयर इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन ये वाला 4 वाला, या जो हमने मॉडिफाई किया ये 6 बन गया। तो कंपेयर इक्वेशन 6 and 5, we will get h by 2 pi r by n is equal to, ये क्या है, h by m v। दोनों के इसकी एक साइड ये वाला लिया और इसकी ये साइड लिया और दोनों को बराबर किया, कंपेयर किया। तो लिहाजा एम वी और आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 पाई एम वी आर, और ये क्या चीज़ है, एन एच, ये बराबर है कि नहीं। 2 पाई को यहाँ पर डिवाइड कर लें और यहाँ पर भी डिवाइड कर लें,
तो क्या ये ख़त्म हो जाएगी, तो एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो लिहाजा ये क्या है, ये एंगुलर और मोमेंटम है जो इस तरह उन्होंने फाइंड किया था, और ये किस चीज़ की बराबर है, N×H/2 पाई। तो अपने भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और इसके अलावा अगर फर्दर लेक्चर में टॉपिक्स में आपको मसला है तो मेरे जो चैनल है इसमें मुख्तलिफ जो प्ले लिस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो प्ले लिस्ट है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ जो जितनी भी लेक्चर है वहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं।